नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, हमारा टेस्ट 2 चल रहा था। ये टेस्ट 2 चल रहा था जिसका हम पार्ट 2 देखेंगे। इसमें पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। किसके लिए? 2026 के लिए। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं 51 क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन तक, जो पॉलिटी बेस्ड होंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे। पहला पार्ट पे हमने पहला टेस्ट भी पॉलिटी का कराया और दूसरा टेस्ट भी हमारा पॉलिटी का चल रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? संसदीय सत्र आयोजित करने के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसदीय सत्र, फर्स्ट कह रहा है संसदीय सत्रों के दिल्ली से बाहर आयोजित करने का विचार डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पहली बार रखा था। सही ऑप्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाले की। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 संसदीय सत्र आयोजित करने के लिए दिल्ली स्थित संसद का प्रावधान करता है। ये आपका गलत होगा। ठीक है, अनुच्छेद 85 क्या कहता है? अनुच्छेद 85 कहता है सत्रों, संसद के जो सत्र होते हैं, सत्र और सत्रावसान और लोकसभा के विघटन से संबंधित है ये अनुच्छेद 85। तो ये तो आपका गलत है, पहला सही होगा और ये कथन सत्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन होगा आपका ए राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित पर विचार करें। मौलिक कर्तव्य और राष्ट्रपति की वर्तमान चयन प्रक्रिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको हम क्या कहते हैं? DPSP भी कहते हैं। अब ये कह रहा है उपर्युक्त में से कितने प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे? मूल संविधान में नहीं थे। अब इसमें कौन कौन से नहीं थे? तो वो है मौलिक कर्तव्य और उपराष्ट्रपति की वर्तमान चयन प्रक्रिया, ये दोनों मूल संविधान में नहीं थे। तो ऑप्शन होगा आपका बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता क्योंकि ये उच्च सदन माना जाता है। ये जो है उच्च सदन है। लोकसभा का विघटन हो सकता है, ठीक है, और लोकसभा जो है वो है निम्न सदन। निम्न सदन। सेकंड क्या कह रहा है? लोकसभा की अवधि किसी भी स्थिति में 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। 6 वर्ष भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ए राइट होगा। अच्छा, असत्य पूछा है, तो असत्य में कौन सा राइट होगा? असत्य में आपका बी राइट होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, सत्य और सत्य का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनका जो कार्यकाल होता है, यदि बात करें इनके कार्यकाल की, देखिए सदस्य जो हैं राज्यसभा के, तो उनका 6 साल के लिए चुने जाते हैं, और जिनमें 1/3 सदस्य क्या होते हैं? हर साल में सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। क्या कर रहा है? एक सांसद किसी सरकार की अधिकृत निगम में लाभ के पद पर कार्यकर्ता पाया जाता है। ऐसे में उसकी इस निर्भरता के आधार पर, यानी योग्यता के आधार पर, ये अयोग्यता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से निर्णय लेगा? तो कौन से निर्णय लेगा? राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा, किंतु निर्वाचन आयोग की सलाह के तहत। ऑप्शन होगा आपका बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है? सदन में दोहरी सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में विधायक व्यक्ति अगर सांसद चुना जाता है तो उसे विधायक की अपनी सीट छोड़नी होगी। और सेकंड क्या कह रहा है? यदि लोकसभा का वर्तमान सांसद अगर राज्यसभा में चुन लिया जाता है तो उसे राज्यसभा की सीट खाली करनी होगी। ये राज्यसभा की सीट नहीं खाली करनी होगी, लोकसभा की सीट खाली करनी होगी। ये तो आपका गलत है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट होगा, यानी कि फर्स्ट राइट होगा, और सत्य पूछा गया है तो ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं।
56 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सशस्त्र बलों का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं मिलता है। मार्शल लॉ को भारत के एक छोटे हिस्से में भी लागू किया जा सकता है, और इसमें असत्य पूछा है। तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट होगा। सशस्त्र बलों का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं मिलता, असत्य है, क्योंकि मिलता है किसमें? आर्टिकल 33 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उत्प्रेषण रेट। उत्प्रेषण रेट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ नहीं जारी की जा सकती है, तो ये आपका गलत है। प्रतिषेध रेट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के खिलाफ ही जारी की जा सकती है। इसमें सत्य बताना है, कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका बी राइट, सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, पहला ऑप्शन है संसदीय व्यवस्था के स्थान पर राष्ट्रपति प्रणाली को लागू करना, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए और राज्यों को अपशिष्ट शक्तियां प्रदान की जाएं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन सी सिफारिशें भारत को एक वास्तविक संघीय राज्य बना सकती हैं? तो इसमें आपका पहला गलत होगा, संसदीय व्यवस्था के स्थान पर राष्ट्रपति प्रणाली को लागू किया जाना, और ऑप्शन आपके 2 और 3 राइट होंगे, ऑप्शन होगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि रिट की बात करते हैं, जैसे रिट जो जारी की जाती है, हमने पहले टेस्ट में भी बात की थी, तो वो किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है? तो वो है आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट करता है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, कितने प्रकार की रिट हैं आप ये बताएंगे कमेंट करके, और कौन कौन सी हैं। ठीक है, क्योंकि हम टेस्ट 1 में बता चुके हैं रिटों के बारे में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके चुनाव की तिथि प्रोटेम स्पीकर निर्धारित करता है। इसकी जो चुनाव की तिथि है वो प्रोटेम स्पीकर निर्धारित नहीं करता है, क्योंकि राष्ट्रपति करता है। ये आपका गलत है पहला। यदि सेकंड की बात करें, जब इसको हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तब ये विधायी प्रक्रिया में अपना मत नहीं दे सकता, विधायी प्रक्रिया में अपना मत दे सकता है, तो ये भी आपका गलत है। ये कह रहा है यह संसद का संयुक्त सत्र बुला सकता है तथा उसकी अध्यक्षता भी करता है। अध्यक्षता करता है लेकिन सत्र नहीं बुला सकता है, क्योंकि सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपके तीनों ही गलत है। और इसमें क्या पूछा है? असत्य पूछा है, तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। ठीक है, चलिए ये जो है प्रभावी बहुमत द्वारा हटाया जाता है, परंतु 14 दिन पहले इसकी सूचना दी जाती है, अध्यक्ष को देनी आवश्यक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक निर्वाचित सांसद के मत का मूल्य सभी राज्यों के विधायक मतों के कुल मूल्य और देश में विधानसभाओं की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर नहीं होता है, तो ये आपको गलत है। और ये कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सांसद के मतों के मूल्य के समान होता है। कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में यदि बात करें तो जो मनोनीत सदस्य हैं वो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन दोनों गलत हैं और सत्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है और मंत्रिमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में मिलता है। दोनों सही हैं, लेकिन ये पूछ रहा है असत्य, तो कौन सा हो जाएगा? सी राइट होगा। 61 अच्छा दोनों असत्य हैं, तो डी राइट होगा। इसमें ऑप्शन होगा आपका, क्योंकि दोनों सत्य हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, और ये सत्य पूछा। यदि सत्य पूछता तब ये सी राइट होता, अब इसमें डी राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ये कौन से युग्म सुमेलित है। स्थगन केवल एक बैठक को समाप्त करता है, सत्रावसान यह राष्ट्रपति अपने आदेश से करता है, और विघटन लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन सा इसमें सही होगा। इसमें आपका होगा स्थगन केवल एक बैठक को समाप्त करता है, और सेकंड है सत्रावसान यह राष्ट्रपति अपने आदेश से करता है। तो आपका 1 और 2 राइट होगा, सी राइट होगा इसमें। ठीक है, लोकसभा का जो विघटन है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। ठीक है, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, राज्यसभा के उपसभापति के संदर्भ में, किसके, राज्यसभा के उपसभापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसकी नियुक्ति राज्यसभा के सदस्य अपने बीच में से स्वयं करते हैं, वह राज्यसभा के सभापति के अधीनस्थ होता है, और सत्य बताना है इसमें कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका ए राइट होगा। जो राज्यसभा के सभापति अधीनस्थ होता है, अधीनस्थ नहीं होता है, उसके प्रति उत्तरदायी होता है, सदन के प्रति। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में व्हिप का कोई उल्लेख नहीं है, और सदन के नेता का उल्लेख सदन के नियमों में वर्णित है, न कि संविधान में। सत्य कथन बताना है कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, व्हिप जिसको हम सचेतक भी कहते हैं, तो ये आपका इसका कोई उल्लेख नहीं है संविधान में, तो ये तो आपका सही है। संविधान में उल्लेख नहीं है, तो सदन के नेता का उल्लेख सदनों के नियम में वर्णित है, न कि संविधान में, ये भी आपका सही है। दोनों सही हैं और सत्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन होगा आपका सी राइट। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, विधान परिषद के संदर्भ में, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधान परिषद का सभापति राज्यसभा के सभापति की भांति ही सदन का सदस्य नहीं होता है, और विधान परिषद का विघटन 6 वर्ष पर होता है। सत्य कथन बताना है कौन सा इसमें सही होगा। 65 नंबर के लिए कमेंट करेंगे, बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, विधान परिषद का सभापति राज्यसभा के सभापति की भांति सदन का सदस्य नहीं होता, नहीं, सदन का सदस्य होता है, तो ये तो आपका सही गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी कह रहा है विधान परिषद का विघटन 6 वर्ष पर, हर 6 वर्ष पर होता है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि विधान परिषद का जो विघटन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, दोनों गलत हैं, ऑप्शन होगा आपका डी राइट। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में वर्णित नहीं है, जो संविधान में नहीं है। सॉलिसिटर जनरल, राज्य का महाधिवक्ता, पिछड़ा वर्ग आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग। देखिए, सॉलिसिटर जनरल इसमें ऑप्शन होगा आपका ए राइट होगा। राज्य का जो महाधिवक्ता है वो किस में आता है, तो वो आता है 165 में। ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग है ये किस में आता है, ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है, 1, 2, 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक की बात करें तो ये 300 कितने में आता है, 350 बी में आता है। ठीक है, तो ये संविधान में वर्णित है 3, लेकिन सॉलिसिटर जनरल संविधान में वर्णित नहीं है, तो ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति संसद का एक अंग होता है, और कारण क्या है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही कोई पारित विधेयक कानून बनता है। तो इसमें आपके देखिए, राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, संसद में कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसमें 3 होते हैं संसद में। ठीक है, अब ये कह रहा है राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही कोई पारित विधेयक कानून बनता है, तो ये भी ठीक है, ऑप्शन होगा आपका ए। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, धन विधेयक के संदर्भ में, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने का निर्णय लोकसभा का
का अध्यक्ष करता है और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो असत्य बताना है कौन सा इसमें राइट होगा। इसमें आपके दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन होगा आपका डी राइट। ठीक है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है धन विधेयक? तो वो आता है 110 के अंतर्गत। 110 आर्टिकल को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा न्यायिक निकाय संवैधानिक नहीं है? संवैधानिक नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिला न्यायालय या लोक अदालत? देखिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन राइट होंगे, सही उत्तर का चयन करना है। देखिए इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ये संवैधानिक नहीं है, और लोक अदालत है जो ये भी संवैधानिक नहीं है, और जिला न्यायालय आपका संवैधानिक है। ठीक है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका 233 के अंतर्गत। तो ये आपका गलत हो जाएगा और पहला और तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर के लिए। कह रहा है केंद्र राज्य संबंध हेतु गठित निम्नलिखित समिति या आयोग को उनकी स्थापना के बढ़ते कालक्रम में व्यवस्थित करना है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, और सही उत्तर का चयन करना है। देखिए राजमन्नार आयोग समिति कब बनी थी? तो ये बनी थी 1969 से 70 के बीच में। 1969 से 70 के बीच में। सरकारी आयोग की बात करें तो ये बना था 1983 में। 1983 में। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की बात करें, यही कब आया था? तो ये आया था आपका 1973 में। तो पहले पे कौन आएगा? राजमन्नार। दूसरे पे आएगा आपका आनंदपुर साहिब, यानी कि पहला पहला दूसरा है, ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार संसद से इसे मंजूरी मिलने के बाद इसकी समाप्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है, और असत्य बताना है। तो इसमें आपके दोनों सही हैं, ऑप्शन ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। असत्य बताना तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी राइट होगा। ठीक है, चलिए यदि बात करें आपातकाल की, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, राष्ट्रपति शासन के बारे में और वित्तीय आपातकाल के बारे में। तो राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल जो आता है वो आता है 352, और राष्ट्रपति शासन कितने में? 356, और वित्तीय आपातकाल 300 कितने में? 60 में। तो ये आर्टिकल तीनों आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी आपका आपातकाल के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब आपातकाल की घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तब इसे बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाएगी तो उसको बाह्य आपातकाल नहीं, आंतरिक आपातकाल माना जाता है। आंतरिक आपातकाल। तो आपका ये तो हो जाएगा गलत पहला। कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो ये आपका सही है, ऑप्शन होगा आपका कौन सा? सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि इससे संबंधित केस देखें तो वो कौन सा है? मिनर्वा मिल्स केस है, 1980 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अनुच्छेद 25 के तहत की गई व्याख्याओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदुओं से तात्पर्य सिख, बौद्ध, जैन तीनों से है। कृपाण धारण करना धार्मिक कृत्य ही माना गया है। इसमें सत्य बताना है कौन सा इसमें सही है। इसमें आपके दोनों सही होंगे, ऑप्शन होगा सी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा या कौन से अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त हैं? प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार या सार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार। इसमें होंगे आपके सारे सही हैं क्योंकि ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। मणिपुर का विलय मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर हुआ था। सत्य बताना है कौन सा इसमें सही है। इसमें आपके दोनों सही हैं, ऑप्शन होगा सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रयास करेगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। इसमें आपके डी सारे के सारे राइट होंगे सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यकीन मुद्दों पर राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है? सैन्य न्यायालय के आदेश से कर सकता है, संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत विधि से जुड़े अपराध में इसमें भी कर सकता है, मृत्युदंड के सभी मामले में भी कर सकता है। लेकिन राज्यपाल, यदि राज्यपाल की बात करें तो मृत्युदंड से संबंधित वो नहीं कर सकता है। तो आपका ऑप्शन होगा डी राइट। यहाँ बात हो रही है राष्ट्रपति की। अब ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में अंतर बताएंगे अब क्या क्या है, कौन कौन से हैं। चलिए 3 ऐसे अंतर बताइए, 3 नहीं 2 बताइए, 2 अंतर बताइए ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मौलिक अधिकार विदेशियों एवं भारतीय नागरिक दोनों को प्राप्त है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। देखिए इसमें आपके 2 अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय इसमें और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी और धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता भी। तो ये 2 अधिकार हैं इसमें, तो इसमें होगा आपका बी राइट। अब देखिए लोक नियोजन में अवसर की समानता किस में आता है? 16 में आता है। लेकिन कौन कौन से आर्टिकल केवल भारतीयों को प्राप्त हैं? जैसे कि आर्टिकल 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 19 है, 29 है और 30 है। ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो ये किस में आता है? ये आता है आर्टिकल 16 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये आपका गलत होगा। यह निर्णय मिनर्वा मिल्स मामले के बाद आया था। ये आपका सही है। अच्छा, ये अभी पूछ रहा है इसमें असत्य बताना है। असत्य कौन सा है इसमें? अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता और यह निर्णय इसमें होगा आपका बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोलकनाथ केस जो आया था वो कब आया था? 1976 में आया था, ध्यान रखेंगे 1976 में। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी समिति सिविल सेवा में पार्श्व प्रवेश की सिफारिश से संबंधित है? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सुरेंद्रनाथ समिति या होता समिति? सही उत्तर का चयन करना है। ये आपकी तीनों समिति हैं जो सिविल सेवा में पार्श्व प्रवेश की सिफारिश से संबंधित है। पीसी होता समिति कब आई थी? वो 2002 से 2004 के बीच में आई थी, 2002 से 2004
4 के बीच में। सुरेंद्र नाथ समिति की बात करें तो ये आई थी 2003 में, और यदि बात करें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग तो 2010, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निजता के अधिकार से जुड़े निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए। खड़ग सिंह केस तथा MP शर्मा केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संरक्षण नहीं दिया। जस्टिस के S पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में इसे मूल अधिकार माना गया। सत्य बताना है, तो इसमें आपके दोनों सत्य होंगे, ऑप्शन होगा आपका C। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, प्रॉक्सी वोटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सशस्त्र सीमा बलों को प्रत्येक चुनाव में एक नया नॉमिनी चुनना होता है, उनकी जगह मत डालता है, और चुनाव में लगे सेवाकर्मी डाक के माध्यम से वोट डाल सकते हैं। सत्य बताना है। ऑप्शन होगा आपका इसमें कौन सा, बी राइट होगा, सेकंड वाला। ठीक है, जो सशस्त्र सीमा बल हैं वो एक ही बार नॉमिनी को चुनते हैं। ठीक है, और जो उनकी जगह मत डालता है। ठीक है, एक ही नॉमिनी चुनना होता है और उनकी जगह जो मत डालता है। और NRI की बात करें NRI को प्रत्येक चुनाव में एक नया नॉमिनी चुनना होता है और जो उनकी जगह मत डालता है। ठीक है, चलिए नया नॉमिनी की बात हो रही है तो NRI की बात हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मास्टर ऑफ रोस्टर होता है। किसी भी केस के लिए पीठ की स्थापना करना इसका विशेषाधिकार है। सत्य कथन बताना है, कौन सा इसमें सही होगा। इसमें आपके दोनों सही हैं, ऑप्शन होगा C। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, GST परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सांविधिक निकाय है, केंद्रीय वित्त मंत्री इसका पदेनाध्यक्ष होता है। इसमें आपके दोनों सही हैं, ऑप्शन होगा आपका C राइट। सांविधिक निकाय नहीं है ये, सांविधिक निकाय, यह एक GST परिषद सांविधिक निकाय नहीं है, तो ये आपका गलत है। ऑप्शन होगा आपका सेकंड वाला, ये गलत हो जाएगा, B राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन अगर राज्य कानून के अंतर्गत होता है तो वह सीधे उच्च न्यायालय ही जा सकता है। ये जरूरी नहीं है, हाई कोर्ट भी जा सकता, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। सेकंड क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है, तो ये आपका सही है, ऑप्शन होगा B राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सत्य ही कथन पूछा गया है इसमें। क्या है क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी नियुक्ति हेतु कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है और प्रख्यात न्यायविद को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने का कोई प्रावधान नहीं है। सत्य कथन बताना है, कौन सा इसमें सत्य होगा। इसमें आपके दोनों कथन सत्य है। हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है कम से कम उसको भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो और कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, राज्यपाल राष्ट्रपति को इस बात की सूचना अपने विवेक से दे सकता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल अपने स्वविवेक
से रोक कर रख सकता है। कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें आपके दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन होगा आपका कौन सा? इसमें आपके दोनों सही हैं, ऑप्शन 1B और 2B। ऑप्शन कौन सा होगा? सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अधिकार हैं? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ और समुदाय परिषद निर्मित करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निशस्त्र एकत्र होने की स्वतंत्रता। आपके तीनों इसमें सही हैं। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा आपका डी राइट। ठीक है, इसमें पहले में कौन से, जैसे कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी कौन सी? शांतिपूर्वक सशस्त्र रहित होने की स्वतंत्रता, तीसरा संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, चौथा घूमने की स्वतंत्रता, पांचवा आजीविका के चयन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किससे सलाह ली जाती है? संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राज्य लोक सेवा आयोग। कौन सा इसमें सही होगा? इसमें आपके तीनों ही सही होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं 217 के अंतर्गत। ठीक है, जो ये क्वेश्चन था आर्टिकल 217 के। अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है? क्षेत्रीय और आंचलिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी। संघ राज्य क्षेत्र को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। सत्य बताना है कौन सा इसमें सही होगा। संघ राज्य क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन होगा आपका, ये तो गलत, पहला सही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत आंचलिक परिषदें जो हैं उनकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका वित्तीयन आकस्मिक निधि के माध्यम से होता है, ये गलत है। और सेकंड क्या कह रहा है? आज़ादी के बाद पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए इसे स्थापित किया गया था, ये आपका ठीक है। अब ये सत्य कथन बताना है, तो आपका कौन सा होगा? बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये समितियां संबंधित मंत्रालय या विभागों के दिन प्रतिदिन के प्रशासन के मामलों पर विचार नहीं करती हैं और इन लोकसभा और राज्यसभा आधार दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। इनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें आपके दोनों सही होंगे, सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा स्पीकर किसी भी सदस्य को बहस के दौरान हिंदी या अंग्रेजी या उसके अतिरिक्त अन्य भाषा में बोलने की अनुमति नहीं देता। दे सकता है, एक मातृभाषा, एक हिंदी, एक अंग्रेजी के अतिरिक्त भी एक अन्य भाषा है जो उसको बोलने की अनुमति दे सकता है, तो ये तो आपका गलत है। और सेकंड क्या कह रहा है? संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किए जाएगा या किए जाएंगे। अब ये कह रहा है सत्य कथन बताना है, तो इसमें आपका सेकंड वाला सही होगा, बी ऑप्शन राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर राज्यपाल अपने कार्यकाल के बीच के किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है तो उसका कार्यकाल पाँच साल का कार्यकाल पुनः शुरू माना जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है? राज्यपाल अभी भी एक एंग्लो इंडियन सदस्य को विधानसभा में नामित कर सकता है। सत्य बताना है कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, राज्यपाल को एंग्लो इंडियन सदस्य को विधानसभा में नामित नहीं कर सकता है, ये आपका गलत है। अगर राज्यपाल अपने कार्यकाल के बीच के दौरान दूसरे राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है तो उसे
पुनः शुरू नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, राष्ट्रीय रक्षा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोष का लेखा भारतीय रिजर्व बैंक में रखा जाता है, इसे किसी भी तरह की बजटीय सहायता नहीं मिलती। सत्य बताना है कौन सा इसमें सही होगा। तो इसमें आपके दोनों सही हैं, ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है गैरकानूनी गतिविधि निवारण संशोधन विधेयक 2019 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी को दिए गए अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी को यह अधिकार है कि वह आतंकी गतिविधियों में लिप्त संपत्ति को जब्त व कुर्की कर सकता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी किसी राज्य में आतंकी गतिविधियों की जांच वहाँ की पुलिस की अनुमति के बिना भी कर सकती है। और थर्ड क्या कह रहा है इसमें, थर्ड है इस अधिनियम के तहत डीएसपी समक्ष पद के नीचे के अधिकारी इस कानून के तहत अपराधों की जांच नहीं कर सकते हैं। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें आपके सारे सही हैं, ऑप्शन होगा डी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन, संसदीय समिति के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं, गलत बताना है। देखिए ये कह रहा है संसदीय समितियां राष्ट्रपति द्वारा गठित की जाती हैं। किसके द्वारा गठित की जाए? संसद के दोनों सदनों द्वारा गठित की जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो ये आपका गलत है और गलत ही पूछा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह के मानने के लिए बाध्य नहीं है। सत्य बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें आपका सही होगा सेकंड, ऑप्शन बी राइट होगा। फर्स्ट क्यों गलत है? फर्स्ट इसलिए गलत है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। तो आर्टिकल किस में कहा गया है? आर्टिकल कहा गया 75 में, 75। ठीक, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विशेषाधिकार प्राप्त होता है या होते हैं? मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय सिर्फ एक ही प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। और सेकंड है आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर प्रसारण की सुविधा आम चुनाव के दौरान प्राप्त होती है। ये सही है, ये भी सही है। और थर्ड क्या है, एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल चुनावों के दौरान अधिकतम 40 स्टार प्रचारक का उपयोग कर सकता है, जबकि अन्य दल 20 स्टार प्रचारकों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके तीनों राइट हैं, ऑप्शन होगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभागीय समितियां सरकार की नीतियों की नीतिगत आधार पर आलोचना नहीं कर सकती, बिल्कुल सही। केंद्रीय मंत्री को किसी भी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। और थर्ड कौन सा है, विभागीय समितियां संबंध मंत्रालय के दैनिक प्रशासन या दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित मामलों पर विचार नहीं कर सकती, ये भी ठीक है। ऑप्शन होंगे आपका तीनों राइट। और सत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन होगा आपका डी राइट। देखिए आज की वीडियो में हमने पार्ट 2 देखा टेस्ट 2 का। ठीक है, इसका जो पार्ट 1 है टेस्ट 2 का पार्ट 1 है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगली जो वीडियो पार्ट 3 लेकर आएंगे हम टेस्ट 2 की, तो उसमें देखेंगे हम 101 से लेके कितना 150 क्वेश्चन तक। ठीक है, चलिए यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।